दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:33 हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं और सवेरे से ही निकल गया था और अभी अभी कमरे पहुंचा हूं घर पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से क्यों ना कुछ बातें कर ली जाए और दो महत्वपूर्ण विषय थे चर्चा के और साथ ही करंट अफेयर्स की वीडियो भी डालनी थी। तो चर्चा के जो दो महत्वपूर्ण विषय थे उसमें एक विषय तो है कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से एग्जाम कांकर्स आज 1000 प्लस सब्सक्राइबरों का चैनल हो गया है। ठीक है, तो 1000 प्लस पहुंचाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए। ठीक है, अब जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय था चर्चा करने के लिए वह ये था कि आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो चौथे वीडियो को मैंने पढ़ाया था, उस चौथे वीडियो में दो शिकायतें आई हैं या क्वेरी आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेरी आई है, पहले मैंने तो सोचा कि पहले इन शिकायतों का समाधान कर लूं, उसके बाद करंट अफेयर्स के वीडियो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेरी आई है उसका समाधान करते हैं, लेकिन उसके भी पहले जिन्होंने उन प्रश्नों पे प्रश्न चिन्ह लगाया है पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसने प्रश्न चिन्ह लगाया उनको क्यों धन्यवाद। तो देखिए, तीन प्रमुख नाम है जिन्होंने आईसीटी का जो चौथा लेक्चर था उसमें प्रश्न संख्या 10 पे उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है। तो देखिए, पहले नाम है कि फिजिक्स बाय डॉक्टर आर के यादव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह कमेंट किया और आपने मुझे यह बताया कि मैंने इस प्रश्न में इस ऑप्शन को गलत पढ़ाया। ठीक है, दूसरे हैं सुशील सिंह 4067 इनका मेल आईडी है। तो सुशील सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को गौर किया कि यहाँ गलत पढ़ाया गया है। और तीसरे हैं डॉक्टर मोना शमा या शर्मा। ठीक है, जो भी हैं आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह बताया कि हमने प्रश्न संख्या 10 को गलत पढ़ाया है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आप हमें धन्यवाद क्यों दे रहे हैं। तो हम आपको धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह हमें पता चल गया कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और आप यह मान के चलते हैं कि इस वीडियो में जो भी दिया गया है वह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आते हैं कि आपकी जो क्वेरी है उस पर आते हैं। ठीक है, देखिए, आप लोगों का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने जो बताया है कि देखिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और मैं अपना उत्तर बताता हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कम से कम सुमेलित है। ठीक है ना, तो मैंने उत्तर क्या बताया है, बी ऑप्शन यानी एलसीडी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मैंने उत्तर बताया है। ठीक है, आप लोगों का कहना है कि सर 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। अब चलिए, आपकी बात को मानते हुए अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है ना, और हाँ, अगर डॉक्टर आर के यादव सर और सुशील सिंह जी और डॉक्टर मोना शर्मा जी, आपको आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हमारी बात पहुंच रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारी बात से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी जो क्वेरी है वो मैं पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया। अब चलिए पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कम से कम सुमेलित है। ठीक है ना, अब इस प्रश्न का जो पंच लाइन है वो देखिए, कम से कम, ये जो तीन शब्द हैं यही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं हम लोग, जल्दबाजी में प्रश्नों को पढ़ जाते हैं और जब उसको करके घर पहुंचते हैं, जब आयोग उसका आंसर देता है तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ गलती हो गई है, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। वही गलती यहाँ भी हुई है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, फिर से पढ़िए प्रश्नों को। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कम से कम सुमेलित है। तो देखिए, कम से कम सुमेलित होने की बात कही गई है, यह नहीं कहा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित है या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह कहा गया है कि कम से कम सुमेलित है। ठीक है ना, अब आते हैं ऑप्शन पे। देखिए, ऑप्शन है 1 गीगाबाइट बराबर 1024 बाइट। ठीक है, तो देखिए, जो बाइट होता है वह 1024 बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर नहीं होता ना, लेकिन अगर 1024 गुड़े 1024 और गुड़े 1024 कर दिया जाए, एक सेकेंड मैं इसको ठीक करता हूं। देखिए, अगर 1024 गुड़े 1024 और गुड़े 1024 बाइट कर दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा, यह एक गीगाबाइट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, गीगाबाइट 1024 बाइट के 3 गुने के बराबर है। ठीक है ना, तो यह जो है उत्तर के नजदीक है।
ठीक है ना। तो यह कम से कम सुमेलित नहीं है, यह सुमेलित है। अब देखिए जो उत्तर हमने बताया है एलसीडी, एलसीडी का यहाँ फुल फॉर्म क्या दिया है, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए एलसीडी तो कंप्यूटर में लगी होती है, लेकिन वह लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं होती है, बल्कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। क्या होती है, लिक्विड, यह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है एलसीडी। ठीक, अब देखिए तीसरा ऑप्शन है यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियस बस, यह तो बिल्कुल सही है। और चौथा है जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। तो जो विवाद था वह गीगाबाइट वाले पे था और आंसर हमने लगाया था एलसीडी। अब इस संबंध में दो निर्णय हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको भी डायरेक्ट मान के चलते हैं, इस शब्द को ध्यान नहीं देते हैं, तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि यह प्रश्न गलत है और इसको मूल्यांकन से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन आयोग ने यह प्रश्न पूछा है, और कब पूछा है, वर्ष 2018 में पूछा है, यूजीसी नेट में, ठीक है ना। यूजीसी नेट की परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, और उसमें यह माना गया है कि गीगाबाइट कंप्यूटर के ज्यादा नजदीक है, जबकि लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं होता है, बल्कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसलिए यह जो है गलत जवाब है, यह कम से कम सुमेलित है, मतलब क्रिस्टल डिस्प्ले तो है, लेकिन वह लाइट नहीं, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है ना। अब यह आपके ऊपर छोड़ देते हैं हम। हालांकि यूजीसी कमीशन ने इसे जो है क्या माना था, इसे एलसीडी ही माना था, बी ऑप्शन को सही माना था, ठीक है ना। तो ये इस प्रश्न के संबंध की पूरी बात है। आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत है। अब देखिए हमने दोनों बातें बता दी, आप चाहें तो इस प्रश्न को स्किप कर सकते हैं, और आप चाहें तो कमीशन के अनुसार इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसी पीडीएफ में एक और जो है, इसी क्लास में एक प्रश्न पे और विवाद आया है, विवाद नहीं है उसे, उसमें हमने क्या कि देखिए ये 13 नंबर प्रश्न है, और इसके संबंध में जो हमें चेताया है, हमें बताया है इसके संबंध में जिन छात्रों ने, उसमें है एक डॉक्टर, एक है विनीत गुप्ता जी। कौन है, एक है विनीत गुप्ता जी हैं, और दूसरे हैं विनीत गुप्ता जी के बाद एक और है, एक मैम है, उन्होंने भी डॉक्टर विनीत गुप्ता जी ने एक कमेंट किया है, और एक कमेंट और आया है, ठीक है, उनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं। तो इन दोनों ने कमेंट किया है, और उनका कहना है कि ये जो दशमलव संख्या हेतु, नौ हेतु जो द्विचर संख्या हमने बताया है, बाइनरी नंबर जो हम बताए हैं, तो हमने जल्दबाजी में उसको 1011 कर दिया, जबकि आंसर हमने दिया है 1001, ठीक है ना। तो 1001 हमने आंसर दिया है, लेकिन जल्दबाजी में हमने इसको जो है ऑप्शन में मतलब पढ़ाते समय मैंने गोला कर दिया है 1011 पे, तो यह गलत है, और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। और आपको डॉक्टर विनीत गुप्ता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं, और मैंने आपने जो शिकायत करी थी और आपने जो बताया था, मैंने उसको जो है तुरंत सिर आंखों पे लिया, और आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ, ठीक है ना। तो देखिए यह मैंने गलत बता दिया था, वास्तव में जो दशमलव संख्या 9 है, द्विचर संख्या है, वह है 1001, और आंसर तो सही दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन मैंने गलती से इसे टिक कर दिया था। तो ये हो गई दोस्तों आपकी जो शिकायतें थी या आपकी जो क्वेरी थी, उसका जवाब आपको मिल गया होगा, आप संतुष्ट होंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए प्रश्न संख्या 13 के लिए एक और थी, सारिका देवी जी ने भी कमेंट किया था। किसने किया था, सारिका देवी जी ने भी इसके लिए कमेंट किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जो प्रश्न है उनका जवाब आपको मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इन गलतियों को आइडेंटिफाई किया और हमें बताया। इसका मतलब आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, इसीलिए मैंने कई बार आपको आभार व्यक्त किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समय एग्जाम कांकर्स परिवार जो है 1K प्लस की स्थिति में आ गया है, और इसमें आप लोगों का योगदान सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब आज के करंट अफेयर्स जो 4, 5 और 6 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अब इसके बाद कंटिन्यू आपको रोज का रोज करंट अफेयर्स मिला करेगा। अत्यधिक व्यस्तता के चलते इधर करंट अफेयर्स आपको नहीं मिल पाया रेगुलर वे से, लेकिन अब रेगुलर मिलेगा। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हमने
200 प्रश्नों का एक जो है करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है, जो एग्जाम कांकर्स की प्लेलिस्ट में घटना सार नाम से प्लेलिस्ट जो बनाया है उसी में वह वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें 200 प्रश्न हैं और उन 200 प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आने की संभावना है और नवंबर तक वह करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेट है, ठीक है ना। बाकी का जो करंट अफेयर्स हम लोग डेली पढ़ रहे हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो नेचर है उस हिसाब से हम करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको करंट अफेयर्स के 100 से 150 प्रश्नों की श्रृंखला आपको देंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूं, फिर मिलता हूं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 4 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए पहला पॉइंट है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किसने सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है वर्ष 2025 को? तो वह है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें नोट में देख लीजिए, इसका उद्देश्य है कि भारत के सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना, इसीलिए इसे सुधारों का वर्ष कहा है। किसने कहा है? तो रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष कहा है। इसका कारण है कि भारत में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना इस वर्ष उद्देश्य है, ठीक है ना। तो सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष कहा, ठीक है ना। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए महिला वर्ग है, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। कौन सी प्रतियोगिता है? तो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 है और इसका खिताब किसने जीता है? जू वेन जुन ने, ठीक है ना। जू वे जुन ने यह खिताब जीता है। महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? जू वे जुन ने, ठीक है ना। तो देखिए जू वेनजुन किस देश की महिला खिलाड़ी है? तो यह है चीन की। आप नाम से भी जान गए होंगे कि जू वेजुन किस देश की महिला खिलाड़ी है? तो चीन की महिला खिलाड़ी है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है? तो भारत ने म्यांमार सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की जो क्षेत्रफल है, एरिया है, दूरी है, उस पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है, ठीक है ना। भारत म्यांमार सीमा पर इस समय बाड़बंदी का काम चल रहा है और भारत ने 9 किलोमीटर से अधिक जो है बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। चौथा पॉइंट देखते हैं, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो यह फैल रहा है चीन में। अब देखिए इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में वैज्ञानिक आविष्कार शोध से संबंधित भी चीजें हैं, उसमें सिलेबस में है, तो हम इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी जान लीजिए कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है ना, HMPV नाम इसे दिया गया है, यह चीन में फैल रहा है और इसके भी लक्षण कोरोना जैसे ही हैं, ठीक है ना। भारत में आज तक 5 मरीज इसके मिल चुके हैं, ठीक है ना। भारत में आज तक 5 मरीज इसके HMPV के मिल चुके हैं। कितने? 5 मरीज HMPV के मिल चुके हैं। यह खतरनाक वायरस है, लेकिन अभी तक इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं मिल पाई, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इसके पूरा डिकोड करूंगा, ठीक है। तो अभी जानिए HMPV क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, ठीक है ना। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। 4 जनवरी को क्या हुआ था? ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन थे? लुई ब्रेल, ठीक है ना। लुई ब्रेल का जन्म दिवस था 4 जनवरी, ठीक है ना। तो उन्हीं के जन्मदिन पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो यह लगाई है 5 देशों पर, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम। वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो 5 देश, एक है चीन, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा ताइवान और पांचवा वियतनाम। इन 5 देशों के डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को कौन सा नाम दिया जाएगा? यह अपनी तरह का नया प्रश्न है,
नया पॉइंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है, उसे जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जिनका जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ है और 2039 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2039 तक जिसका जन्म होता है, उसे जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए जनरेशन बीटा क्या है और यह नामकरण कैसे होता है जनरेशन का, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनरेशन का नामकरण कैसे किया जाता है। आप जानते हैं कि हर बार जो है 15 से 20 साल की अवधि में एक एक जो जनरेशन की अवधि होती है, क्या है? एक जनरेशन की अवधि जो मानी जाती है, वह मानी जाती है 15 से 20 वर्ष, ठीक है ना? इन 15 से 20 वर्षों के बाद जो जनरेशन शुरू हो मतलब 15 से 20 वर्षों के बाद जो जनरेशन आती है, उसे एक नई जनरेशन के रूप में माना जाता है, ठीक है ना? और यह जनरेशन जो जनरेशन का नामकरण होता है, वह उस समय के तत्कालीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। अब देखिए, ये जो जनरेशन बीटा है, ये 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों का है। अब बताइए 2025 के पहले ही जीआई जैसे आविष्कार हो चुके हैं यहाँ पे और ये तकनीकी रूप से बहुत दक्ष एरा चल रही है अभी तक, ठीक है ना? इस समय तकनीकी रूप से बहुत दक्ष एरा चल रही है। इसीलिए इसी मतलब तकनीकी इसके बाद जो बच्चे अब 1 जनवरी के बाद जो पैदा होंगे, उनके समय में तमाम टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसे बच्चों का जो नामकरण है, अब देखिए ऐसे दौर में ये जन्म ले रहे हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, वर्चुअल रियलिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें भी इस समय हैं, ठीक है ना? इसीलिए इन्हें जो नाम दिया गया है, वह जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। अब देखिए कुछ जनरेशन के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले जो है, अब इसके पहले का जो जनरेशन था, वो था 2013 से लेकर के 2024 तक। कौन सा जनरेशन था? इसे जनरेशन अल्फा कहते थे। क्या कहते थे? जनरेशन अल्फा कहते थे। 2013 से लेकर के 2024 तक के बीच में जो जनरेशन था, उसे जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, अगर 2013 से 2024 तक जनरेशन अल्फा था, तो उसके पहले कौन सा जनरेशन था? तो देखिए 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के 2012 तक जो जनरेशन चल रही थी, वह थी जनरेशन जेड। क्या थी? जनरेशन जेड, ठीक है ना? अब देखिए इसमें क्या होता है, जब जनरेशन घोषित किया जाता है, तो उस जनरेशन की विशेषताओं को भी बताया जाता है। अब देखिए जो 95 से 2012 के बीच में जो जनरेशन रही, यह पीढ़ी क्या थी? यह पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हुई। मतलब सन 2000 से तो धीरे-धीरे जो है मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए, ठीक है? और उसके बाद लोग जुड़ना शुरू हुए। तो 1995 से 2012 के बीच में जो पीढ़ी हुई, वह क्या हुई? वह इंटरनेट मीडिया से जुड़ी, सोशल मीडिया से जुड़ी, ठीक है ना? और वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ व्यक्तिवाद इस समय हावी हो गया। क्या हुआ? व्यक्तिवाद। इस बात को आप भी समझ रहे होंगे कि इस दौरान व्यक्तिवाद यानी परिवारवाद खत्म हो गया, ठीक है ना? अब व्यक्तिवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1995 से 2012 के बीच ऐसा देखा गया कि लोग ज़्यादा व्यक्तिवादी हो गए, ठीक है? उसके बाद जब जनरेशन अल्फा आता है 2013 से 2024 के बीच में, जो जनरेशन अल्फा आता है, यह पहली पीढ़ी थी। जनरेशन अल्फा पहली पीढ़ी थी जिसके पास जन्म से पहले से ही सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म था। किसके पास? जनरेशन अल्फा यह पहली पीढ़ी ऐसी थी जिसके पास जन्म से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्लेटफ़ॉर्म था। इस जनरेशन के जो बच्चे थे, वो अपने माता-पिता, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए। यानी जिनका जन्म 2013 से 2024 के बीच हुआ, उन्हें जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है और यह पहली ऐसी पीढ़ी है जिसके जन्म से पहले ही सोशल मीडिया उपस्थित था और यह सोशल मीडिया, इंटरनेट और अपने माता-पिता के साथ मोबाइल फ़ोन के साथ बड़े हुए। ठीक है ना? अब आ जाते हैं कि जो अगली पीढ़ी आ रही है 2025 से 2039 के बीच में, अब इसके पास क्या-क्या है? अब आप स्वयं सक्षम हैं ये समझने के लिए कि वर्तमान में जब मतलब ये स्थिति है कि इस समय तक सोशल मीडिया, इंटरनेट के आगे चल के हम कहाँ पहुँच गए हैं? एआई तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच गए हैं, चाँद तक आ जा रहे हैं, टहल घूम रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तकनीकी का रोज़ नया-नया नई-नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है। ऐसे में यह जो पीढ़ी है,
यह 2025 से 2039 तक एकदम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस पीढ़ी है, ठीक है ना। और एआई के बाद की यह पहली पीढ़ी होगी, ठीक है, अत्याधुनिक है। और यह एआई का चूंकि आविष्कार हो चुका है, इसके बाद यह पीढ़ी जन्म लेगी, इसीलिए इसे जो है जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जनरेशन बीटा नामकरण इसका किया गया है, इस जनरेशन का। तो 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है, उसे जनरेशन बीटा का नाम दिया जाएगा, ठीक है, नाम दिया गया है, उसे जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, खासकर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यह जनरेशन से रिलेटेड प्रश्न है और अक्सर यूजीसी इस तरह के प्रश्नों को पूछता रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? जैसे आप आम का जो स्लाइस, मैंगो स्लाइस आती है कि आम का रस उसमें भरा हुआ, आप चाहे जब उसको पिएंगे तो आपको आम का मजा मिलेगा, वैसे गन्ने के रस का पाउडर बना लिया गया है, उसको छोटे छोटे सैचेट में भर दिया गया है, और आप कभी भी पानी में उस सैचेट को मिलाएंगे, काट के घोल देंगे, तो आपको गन्ने का स्वाद मिलेगा। तो कोई गन्ने के लिए किसी विशेष महीने की जरूरत नहीं है, अब आपको पैकेटों में गन्ने का पाउडर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने का पाउडर बनाया है, तो वह बनाया है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने बनाया है। अब कोयम्बटूर में कौन सी संस्थान के वैज्ञानिकों ने बनाया है? तो देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान, इसे कहते हैं केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। यह कहाँ स्थित है? यह कोयम्बटूर में स्थित है। और इसी संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र है करनाल, हरियाणा में। कहाँ है? करनाल हरियाणा में है, ठीक है ना। यहाँ इसका क्षेत्रीय केंद्र है, और इसी करनाल के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यह प्रश्न आपको दो तरह से मिले, कहीं आपको मिल सकता है कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा करनाल हरियाणा, ठीक है ना। और कहीं हो सकता है करनाल हरियाणा न दे करके सीधे कोयम्बटूर दे दे, ठीक है। अब इसमें अंतर हमने आपको बता दिया कि जो केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है उसका मुख्यालय है कोयम्बटूर, और इसी का क्षेत्रीय केंद्र है करनाल हरियाणा में, जहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है, ठीक है ना। तो कोयम्बटूर के अंतर्गत करनाल आता है, तो इसलिए दोनों में से अगर कोई भी प्रश्न में पूछा जाए, चाहे कोयम्बटूर के नाम से और चाहे करनाल के नाम से, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, गलत मत करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अफ्रीका का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश के रूप में चुना गया? तो कौन सा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के देश के रूप में चुना गया है? तो सोमालिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान महाभारत वाटिका विकसित किया है? महाभारत की थीम पर आधारित एक उद्यान है जिसका नाम है महाभारत वाटिका, और इसका विकास किया है उत्तराखंड सरकार ने, और हल्द्वानी में किया है, ठीक है ना। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में महाभारत पर आधारित एक उद्यान बनाया है जिसका नाम दिया गया है महाभारत वाटिका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी मद्रास तथा कृषि मंत्रालय ने मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार, विस्तार का जो स्पेलिंग है VISTAAR है, ठीक है ना। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, इसलिए इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास तथा कृषि मंत्रालय, अब इसको याद रख लीजिए कि आईआईटी मद्रास है एक, और एक है कृषि मंत्रालय, ठीक है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मिल करके प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है। इसका संबंध किससे है? तो देखिए प्रोजेक्ट जो विस्तार है वो क्या है? VISTAAR, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट विस्तार का मतलब है, वी का मतलब है वर्चुअली, क्या है? हिंदी में लिख देता हूं, आपको आसानी होगी पढ़ने में। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। क्या है? एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है। तो विस्तार का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। यह जो है आईआईटी मद्रास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मिलकर के प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है। इसका संबंध है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना, और चूंकि आईसीटी यानी
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पूरा टॉपिक है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध किससे है? भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का प्रारंभ भोपाल में किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए चौथी बाल विज्ञान कांग्रेस है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। ठीक है, दो प्रश्न आपको, दो प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब इस बार इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। ठीक है, फिर से देखिए 31वीं है बाल विज्ञान कांग्रेस है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है और यह भोपाल में आयोजित की गई है और इसका जो विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। देखिए जब भी आप कोई लाइन पढ़िए तो उसके हर पोर्शन को पे नजर रखिए और यह जानिए कि उस लाइन में क्या क्या लिखा है। हो सकता है आप पढ़ के स्किप कर जाएं और आप समझ न पाए कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था या एक प्रश्न में कई प्रश्न समाहित थे। ठीक है, तो मैं इसे आपको बीच बीच में बता देता हूं कि कैसे एक ही प्रश्न में। अब देखिए इस प्रश्न में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, 31वां अधिवेशन था, कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। तो देखिए एक प्रश्न में 3 प्रश्न आपको बता दिया मैंने। ठीक है ना, अब दोस्तों चलिए 5 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर ज्वाइन करने में कोई असुविधा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर आपको जवाब देंगे और आपको लिंक उपलब्ध कराएंगे। वहां पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे इसकी पीडीएफ रहेगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, अब चलिए 5 जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला है भारतीय सेना ने 3 से 5 जनवरी तक कहां पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो यह है हैदराबाद के गोलकुंडा किले में। कहा? हैदराबाद के गोलकुंडा किले में। अब भारतीय सेना को याद रखिए या न याद रखिए, अगर इस स्टेटमेंट को याद रखते हैं कि अपनी सेना को जाने मेले का आयोजन कहां पर किया गया है, तो वह किया गया है हैदराबाद के गोलकुंडा किले में। और अगर आप पूरा याद रखना चाहते हैं कि भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहां से किया है, 3 से 5 जनवरी के बीच में कहां पर किया है, तो हैदराबाद के गोलकुंडा किले में। हर तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, जैसे भी हो याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 5 जनवरी को। ठीक है ना, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 5 जनवरी को। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। क्या है? यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष साहब आ गए हैं और किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए डॉक्टर सत्यनारायण साबत को यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष चुना गया है। यह जो है डॉक्टर सत्यनारायण साबत कौन है? 31 दिसंबर को ये पुलिस महानिदेशक, 31 दिसंबर को पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक निदेशक या डीजी, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2024 को ये जो है रिटायर हुए हैं पुलिस महानिदेशक या डीजी के पद से। ठीक है ना, रिटायर्ड हुए हैं डीजी के पद से। और यह जो है 1990 बैच के आईपीएस हैं। कब के? 1990 बैच के ये आईपीएस हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण साबत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो देखिए विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कुल 27 नामों की घोषणा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर किया गया? तो देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कहां किया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है ना, नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। ठीक है ना, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, या इन्हें आर चिदम्बरम भी कह सकते हैं। क्या? आर चिदम्बरम भी इन्हें कह सकते हैं। तो आर चिदम्बरम का निधन 88 साल की उम्र में हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए आर चिदम्बरम जो थे ये भारत के अग्रणी भौतिक वैज्ञानिक थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भारत के जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें पोखरण 1, क्या है, पोखरण फर्स्ट जो हुआ था 1974 को और पोखरण सेकंड
क्या है, पोखरण सेकंड जो हुआ था, कब हुआ था, 1998 को, ठीक है, 1998 को हुआ था। इन दोनों को याद रखिएगा क्योंकि इनकी डेथ हो गई है, तो इसका मिलान करने को या पूछा जा सकता है किस वर्ष हुआ था। तो पोखरण 1 1974 को, पोखरण सेकंड हुआ था 1998 को। इन दोनों जो पोखरण परीक्षण हुए थे, परमाणु परीक्षण हुए थे, इनकी परीक्षण की तैयारी का जो समन्वय का काम था वो किया था आर चिदम्बरम ने। इनका निधन हो गया है और इनको वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आप इन्हें ऐसे याद रखिएगा कि जिस वर्ष में पोखरण सेकंड का परीक्षण हुआ उसी के अगले वर्ष इन्हें पद्म विभूषण दे दिया गया, क्योंकि यह उस परीक्षण में शामिल होने वाले वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि 98 में परीक्षण हुआ तो 99 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून अमेरिका के किस प्रांत में पारित किया गया है, तो यह है कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में छात्रों पर होमवर्क का जो मेंटल प्रेशर होता है, मानसिक तनाव या दबाव होता है, उसको कम करने के लिए एक कानून बनाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य, किसको, जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उसे हरित सकल मतलब ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है छत्तीसगढ़। आप यह भी कह सकते हैं कि ग्रीन जीडीपी शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह कौन सा है, वह है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसने वन पारिस्थितिक तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ लिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है, तो देखिए खो खो विश्व कप होने जा रहा है वर्ष 2025 में, यह पहला खो खो विश्व कप है और इसका शुभंकर है तेजस, ठीक है ना। तो पहला खो खो विश्व कप 2025 में होगा, इसका शुभंकर क्या है, तेजस है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, तो देखिए ब्लिंकिट एक कंपनी है और इसने 10 मिनट में, जैसे ही आप इसे ऑर्डर करेंगे, इसकी एम्बुलेंस सेवा को बुक करेंगे तो 10 मिनट में यह एम्बुलेंस सेवा आपके पास पहुंच जाएगी और यह शुरू किया है गुरुग्राम में, किसने, ब्लिंकिट ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो देखिए वर्ष 2024 में भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री में 9% की बढ़त दर्ज की गई है। 12वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है, तो वर्ष 2025 से 26 तक, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए मंजूरी प्रदान की है, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे अगर वह उस लायक होगा। और आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं, हम देखिए सबका कमेंट पढ़ते हैं, सबकी बातें समझ रहे हैं और आप जैसी इच्छा रखते हैं वैसे हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो छात्र हैं, कई लोगों ने कमेंट किया कि सर मैराथन पढ़ा दीजिए, तो देखिए अभी मैराथन का समय नहीं है। आप जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो छोटी छोटी वीडियो पढ़ते जाइए, अपने सब्जेक्ट को भी फोकस करिए और देखिए हम हर पूरा सिलेबस को एकदम दिमाग में रख के, उसको सामने रख के ही प्रश्नों को चुनते हैं और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। उसके बाद जब परीक्षा के कुछ दिन बचेंगे तो हम मैराथन देंगे। मैराथन देने का जो उद्देश्य है वह है कि अभी तक जो आपने पढ़ा उसको दोहरा लेंगे, उसके बाद आप परीक्षा में जाएंगे। मेरा भरोसा है कि अगर आप सब वीडियो देखते रह जाएंगे, कायदे से देखेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट भी करते चलेंगे, तो आपको 25 प्लस प्रश्न के सही उत्तर तैयार रहेंगे और आपको इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और पढ़ते रहिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिले उसे नोट भी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब 6 जनवरी 2025 की जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश कौन सा बन गया है, तो देखिए 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है भारत। और भारत का जो पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूशन है इस क्षेत्र में वह 3.9% है, ठीक है ना। 3.9% दुनिया का यह कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है भारत, ठीक है। दुनिया में छठे स्थान पे है। पहले स्थान पे है चीन, पहले पे कौन है, चीन है। और दूसरे स्थान पे है ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन है। और तीसरे स्थान पे है बांग्लादेश,
ठीक है ना। ये 3 दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा और परिधान निर्यातक देश हैं, ठीक है ना। और इन 3 के बाद अपना भारत है छठे नंबर पे, 3.9% टोटल विश्व के मार्केट में इसके जो है कपड़ा और परिधान के मार्केट में इसका हिस्सा कितना है, 3.9% का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने किसकी जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है? तो देखिए, सावित्री बाई फूले, इनका नाम आपने सुना होगा। तो सावित्री बाई फूले की जयंती होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले की जन्म जयंती होती है। और 3 जनवरी के दिन तेलंगाना सरकार ने इन्हीं के जन्म जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो महिला शिक्षा दिवस की शुरुआत, महिला शिक्षा दिवस 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले की जयंती पर तेलंगाना सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, मैं प्रश्नों को 2-3 बार 2-3 तरह से इसलिए दोहरा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और बार बार इसको पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है आईडीए। आईडीए मीन्स है आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना। आईडीए का फुल फॉर्म है आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी ने आईडीए मीन्स आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट देखते हैं, हर घर लखपति योजना। हर घर लखपति योजना को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने। याद रखिएगा, हर घर लखपति योजना को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने लॉन्च किया है और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 7 साल बाद किए गए सर्वेक्षण में किस राज्य में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है? तो वह है असम राज्य। असम राज्य में जो सर्वेक्षण किया गया है 5 साल बाद किया गया है और उसमें जो हाथियों की संख्या है वो 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है, यानी हाथियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसे याद रखिएगा, असम राज्य में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, छठा पॉइंट है, लियोनेल मेसी को किस देश के द्वारा स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा? तो यह है यूएसए द्वारा। लियोनेल मेसी कौन है? यह एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। यह एक फुटबॉल खिलाड़ी है और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो यह है अर्जेंटीना के खिलाड़ी, ठीक है ना। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्हें स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा यूएसए के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगला पॉइंट है यूनिसेफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इथियोपिया में कितने लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पाते? ठीक है, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दिया है और बताया है कि दुनिया के कितने लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो टोटल 90 लाख, ठीक है। तो यूनिसेफ के अनुसार 90 लाख लोग दुनिया के 90 लाख बच्चे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पाते। तो अब देखिए यूनिसेफ दिया है, अब हमें यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी यहीं जान लेते हैं। देखिए यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है ना, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो यह है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यह यूनिसेफ का फुल फॉर्म है और यह जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज का 8वां पॉइंट है, भारतीय रेलवे का 69वां कितना 69 रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू कश्मीर को। तो भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन जम्मू कश्मीर को बनाने की घोषणा की गई है। 9वां पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है, किस आईआईटी द्वारा मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ऐसी रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसने एक बैक्टीरिया बनाया है जो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए उसे विकसित किया गया है।
ठीक है ना। तो आईआईटी बॉम्बे ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट और आज का आखिरी पॉइंट देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में किस देश की राजधानी शीर्ष पर रही, तो वह रही हनोई, वियतनाम की राजधानी, ठीक है ना। जो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है उसमें वियतनाम की राजधानी हनोई शीर्ष स्थान पे रही, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4, 5 और 6 के करंट अफेयर्स, ठीक है। अब 7 तारीख से आपको आज 7 तारीख है, आज की करंट अफेयर्स और कल की करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिलेगी और उसके बाद रेगुलर वे में डेली का डेली करंट अफेयर्स आपको लगातार मिलता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जो छात्र हैं या यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं, तो जो हम 30 प्रश्न जीएस का पढ़ रहे हैं उसके संबंध में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप केवल साथ देते रहिए और आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। मेहनत से पढ़िए, हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब परीक्षा नजदीक आएगी तो हर टॉपिक का मैराथन भी देंगे और प्रयास करेंगे कि प्रश्नों का जो नेचर है, जैसे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे प्रश्न बनाएगा उसकी प्रकृति के अनुरूप प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।